Start now. विपिन कुमार चौधरी, आप सबों को नमस्कार। आज के इन हाउस ट्रेनिंग का विषय है डेलिब्रेटिंग ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एकता अखंडता। भारत का परंपरा रहा अति प्राचीन काल से यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति अन्य देशों की अपेक्षा अलग प्रकार से है। दूसरे देशों के साथ जब इस देश की तुलना करते हैं तो दूसरे देश बहुत पीछे हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का स्वभाव विचार जो है दूसरे देश से अलग है। कई विदेशी शासक भारत आए और उन सब ने यहाँ आकर के यहाँ के सभ्यता, यहाँ के संस्कृति को अपने साथ ले गए और अपने देशों में उनका विकास किया। इतिहास की हम बात करें तो हम सब लोग जानते हैं, जरा मौर्य प्रशासन पर हम चर्चा करें कि मौर्य प्रशासन के काल में आपने देखा कि महान चाणक्य ने केवल एक शब्द का अखंड भारत, ऐसा भारत जिसका खंड टुकड़ा नहीं। आज का देश अगर बात करें तो भारत ऐसे देश से लगभग 16 नए देश का उदय हो चुका है। 16 नए देश बने भारत से। हमारा संघ, हमारा पुरुष, हमारा ग्रंथ कहता है कि सबों ने भारत से कुछ सीखा है। भारत आदिकाल से विश्व गुरु रहा है, दूसरे को सिखाने का काम किया है, विश्व गुरु रहा। अब उस विश्व गुरु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वह है एकता और अखंडता। नैतिकता प्राचीन ग्रीक शब्द एथोस से बना, जिसका अर्थ है आदर या चरित्र। वास्तविकता में नैतिकता एक व्यक्ति की आदत और उसके उन नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं जो उसके पास है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति के नैतिक मूल्य उसके चरित्र को परिभाषित करते हैं। हम सभी को समाज द्वारा निर्धारित नैतिक मानदंडों के आधार पर क्या अच्छा और क्या बुरा है इसके बारे में बताया। नैतिकता की फिलॉसफी जितनी सतह स्तर पर दिखाई देती है, वास्तविकता में वह बहुत गहरी है। यह नैतिकताओं के 3 भागों में विभाजित है। ये मानक नैतिकता, लागू नैतिकता और मेटा नैतिकता। इन 3 श्रेणियों पर यहाँ एक संक्षिप्त नजर डाली गई। नैतिकता मनुष्य को मनुष्य बनाने में मदद करती है, इसी के आधार पर हम कार्य करते हैं और समाज के साथ साथ देश को भी उन्नति के शिखर पर पहुंचाते हैं। नैतिकता वास्तव में वह एक सुस्थापित विचारधारा है जो मनुष्य को सत्कर्म की शिक्षा देती है और हमेशा अच्छे कर्म करने को प्रेरित करती है तथा उन मूल्यों को प्रदान करती है जिनसे व्यक्ति निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ता है और अपने कार्य करता है। इस प्रकार से नैतिक शिक्षा प्रत्येक मनुष्य मात्र को शिक्षा देती है कि वह आगे बढ़े और अच्छे कार्य करे, सत्कर्मों में अपना समय व्यतीत कर मनुष्यता का परिचय प्रदान करे। इस हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के आधार पर तथा बालकों की मानसिक योग्यता के आधार पर उनको नैतिक शिक्षा के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे वे दिन प्रतिदिन अपने जीवन में मानवता का पाठ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था से युवावस्था में जो पाठ
आधार पर वो अपने जीवन को पूर्ण करते हैं और आगे आने वाले पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। अतः नैतिक शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, जिससे वे अपने जीवन को पूर्ण कर देश की उन्नति में सहयोग प्रदान करें और इस प्रकार से कार्य करें। एक व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बने और सहयोग की भावना आपस में रखे। प्रत्येक व्यक्ति जो हमेशा सभी के लिए सोचता है, समझता है, वह नैतिकता का मूल्यांकन कर चलता है, आपस में कार्य पूर्ण करता है, मनुष्य रूप से कर्म कर आगे बढ़ता है और समाज को सही राह दिखाता है। इस प्रकार से नैतिकता के बारे में अध्ययन करेंगे और मूल्यों की अवधारणा को समझेंगे। नैतिकता है क्या? नैतिकता एक अच्छा कार्य है। वह व्यक्ति घर से सीखता है, समाज से सीखता है, स्कूल से सीखता है और बचपन में वह जो सीखता है उसके आधार पर वह आगे का राह प्रशस्त करता है। उसके लिए ज्ञान प्रथम कहाँ पाठशाला है? प्रथम पाठशाला बच्चों का घर है। घर में वह अच्छी बात को सीखता है। अब हम लोग तो रामायण महाभारत 2 महाकाव्यों का आप सब अध्ययन किए हैं और आप जानते हैं कि जब हम अभिमन्यु का चर्चा करें तो अभिमन्यु ने 6 दरवाजों को तोड़ने का हक कहाँ जानता था? वो तो गर्भ माँ की गर्भ में जानता था। कौन गुरु उसको सिखाता था? अपने माता पिता से वह सीखा था। पिताजी जो माता जी को बता रहे थे उसी का ज्ञान उसको। हम लोग जानते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, क्या करते हैं? अष्टावक्र के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा कि अष्टावक्र इतना ज्ञानी था कि पिताजी खुद शराब देते, लेकिन मालूम नहीं कि हम अपने बच्चे को शराब देते, ये मालूम नहीं था। 88,000 ऋषियों की सभा में जब अष्टावक्र के पिताजी ज्ञान दान कर रहे थे, ज्ञान वाला बात बता रहे थे, तो उस समय एक प्रश्न का उत्तर देते समय अष्टावक्र के पिता से भूल हो। बरबस मां भी वहीं बैठी हुई थी, गर्व से उस प्रश्न का उत्तर दिया। गर्व से उस प्रश्न का उत्तर आया और उन्होंने कहा, कौन यह बात बोला? बकबक कर रहा है, वह बकर हो जाए और श्राप के कारण ये संस्कार बच्चे की मां, पिता, समाज से वह गुण सीखता है, जो वो सीखता है आगे जाकर के उसी को फैलाता है। रामचंद्र जी कहां से सीखे? घर से सीखे। प्रातः काल उठके रघुनाथा अमात पिता रुकना है माता। ये गुरु पिता माता को शीश नवाना है, ये संस्कृति, ये ज्ञान कहां सीखे? माता से सीखे, घर से पहले सीखे। फिर आगे जाकर के हमारी जो परंपरा है, संस्कार में बच्चों को बांधिए। संस्कार पहले कहां मिला? घर में मिला, फिर बाहर गुरु के यहाँ मिला, वहां उसको संस्कार प्राप्त हुआ। हम एक दूसरे से, हमारी संस्कृति क्या कहती है? हमारी नैतिकता क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना, प्रेम का भाव रखना। कोई गिर गया है तो वह भारतीय व्यक्ति है जो उसको खड़ा कर देगा। दूसरे देश का बात करें, वह व्यक्ति को कोई मतलब नहीं, कौन गिरा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारी संस्कृति कोई गिरा हुआ उसको उठाना, उससे बातचीत करना, उसको पूछना, उसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, वो देना। ये हमारा विचार है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है और यही पर देश हमारा विश्व गुरु है। हमारा देश ऋषियों महर्षियों का देश है। कहां जाके कौन सा विश्वविद्यालय पढ़े थे महर्षि वाल्मीकि? कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे श्री रामचंद्र के 2 पुत्र, जिन्होंने पिता के साथ लोहा लेने के लिए भी सोच लिया? ये ज्ञान बच्चों को माता पिता गुरु के द्वारा प्रदान किया जाता है। अच्छाई और हर समय अच्छाई को लेकर के वो आगे बढ़ता है। गुरु से घर से बाहर निकला, वह समाज में गया, वह समाज किस प्रकार का है, समाज उसको अच्छाई बता रहा है तो बालक वो अच्छाई को ग्रहण करता है। वो बालक को पता है मिट्टी का लोटा है, मिट्टी के मूर्ति को हम जैसा बनाना चाहेंगे अच्छा बनाना चाहेंगे अच्छा बनेगा, खराब बनाना चाहेंगे खराब बनेगा। किस प्रकार से रूप रंग देकर के उसको सजाना चाहते हैं, तो बालक तो वही है, एक मिट्टी का लोटा है, वो सजाने का काम उसका माता पिता समाज और आगे जाकर के स्कूली शिक्षा में उसको मिलता है।
कि क्या हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आज जिस प्रकार की शिक्षा की देश में आवश्यकता है, विद्या भारती 1952 ईस्वी से शिक्षा दे रही है। 5 प्रकार की जो शिक्षाएं चलाई जा रही है वो तो विद्या भारती दे रही है। क्या उसको संस्कार देने का काम, बच्चे उठे माता पिता को प्रणाम करें। रोज स्कूलों में सिखाया जाता है कि बच्चे उठे तो प्रातः स्मरण करें, धरती माता को प्रणाम करें, तत्पश्चात माता पिता को प्रणाम करें, समाज के बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। इसी बात को हमारे ठाकुर जी रोज स्कूल बताते हैं। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोपरि, कि हम अगर माता पिता की सेवा करते हैं तब हमारा क्या होता है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है, विद्या उम्र ये सब रोज बढ़ती है। अच्छे कर्म करने से हमारा अच्छा संस्कार होता है। और यही बात उस समय श्री रामचंद्राचार्य भाई को यही बात बताया जा रहा था। और अच्छा संस्कार होने से क्या हुआ, एक संस्कार देने से देखिए कि बच्चों का आज क्या है, सब संस्कार उठ गया है। लेकिन उस समय क्या संस्कार, जब बच्चे हुए थोड़ा सा बड़ा तो उसमें संस्कार देने का काम गुरु को बुलाकर करने का काम किया जाता था। चारों भाई जन्म लिए, क्या हुआ, पहले नामकरण संस्कार हुआ। अभी हम करें जो होता है नाम आठमूल करके रख देते हैं, थोड़ा सा विचार नहीं करना है किसका बेटा कौन नाम रखा। लेकिन नहीं, हम अपने गुरुजनों से बुला करके आशीर्वाद लेते थे, बटोरते थे। और क्या करते थे, उस समाज में फिर जाकर के समाज के 5 व्यक्ति बड़े बुजुर्ग बुलाए और उसका नाम गुरुजी निश्चित करते हैं। आज तो हम इंग्लैंड में हैं, अब बच्चा मुंगेर पैदा हुआ वही उसका नामकरण कर दिया। नामकरण का अवसर जानी भूप बोल पठे मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि आए कि नामकरण बच्चों का होगा। और वो बच्चा का नाम का प्रभाव देखिए, जिसका नाम लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ था, लक्ष्मण नाम था। कि शायद लक्ष्मण जी अगर वनवास नहीं जाते तो रावण का वध नहीं होता। अध्याय बीच में लगता था, रुक जाता था। किसकी कृपा है, गुरु की कृपा है, जिन्होंने पहले संस्कार दिया। कहां संस्कार दिया, बचपन से संस्कार दिया। पहला संस्कार हुआ गर्भाधान संस्कार से लेकर के हमारे समाज में आज 16 संस्कार चल रहा है। 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, जब बच्चों को गुरु मंत्र देते हैं। आज तो हम रोज उस गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे गुरु जी उस बात को बचपन में मुंडन संस्कार कहिए या उपनयन संस्कार कहिए, कान में कहते थे, ढककर बचाते थे, कोई दूसरा नहीं सुने। जितना ये मंत्र का प्रभाव, ये क्या हो रहा है, ये मंत्र का प्रभाव है। तो आदि काल से ये संस्कार हमारे समाज में चला रहा है। और इसका प्रमाण क्या है, 2 महाकाव्य देख लिए, रामायण और महाभारत, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं इन संस्कारों का। तो ऐसे संस्कार हम देते हैं जो समाज में जाकर के बच्चा एक दूसरे को आगे बढ़ने के बाद बताता है, वो संस्कार देता है। और यह संस्कार फिर कहां आता है, स्कूल में आकर के उसी संस्कार को हम देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते तो संस्कार देते हैं, ग्रुप बना करके संस्कार देते हैं कि 5, 10, 100 किसी क्लास वाइज ग्रुप बनाए और एक बच्चा को कंप्यूटर बना दिया। ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एकता का परिचय। एक व्यक्ति सबों को कैसे व्यवस्थित रह सकता है, ये क्या है, एकता का परिचय देते हैं। एक व्यक्ति को मैंने ग्रुप लीडर बना दिया। हमारे विद्या भारती के स्कूलों में आज क्या हो रहा है, बाल संसद की व्यवस्था हो रही। क्यों, कि बच्चे किस प्रकार से सबों पर नियंत्रण रखेंगे, एक दूसरे से प्रेम उनका कैसे बढ़ेगा। आज अगर वह विद्यालय को व्यवस्थित रखते हैं तो कल उस समाज को व्यवस्थित रखेंगे, परसों देश को व्यवस्थित रखने का उसमें क्षमता होगा। ये क्षमता प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, व्यवस्थितता संस्कार दे रहे हैं बच्चों को। संस्कार देने का काम देखिए विद्या भारती विद्यालय। जब से विद्यालय 9:30 बजे से शुरू हो जाते हैं हम लोग, पहला काम वंदना, वंदना से संस्कार कर अच्छे ज्ञान की प्राप्ति उसको हो रही है। अब नैतिकता के बारे में हम लोग देखिए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं। नैतिकता है, कुछ नैतिकता है कि हमको करना पड़ेगा। नैतिकता को 2 खंडों में बांटा है राजनीतिक विज्ञान।
उनका एक नैतिकता है जो राष्ट्रीय नैतिकता है, दूसरा नैतिकता है व्यक्तिगत नैतिकता। राष्ट्रीय नैतिकता क्या है कि उस काम को हमको एक यह करना होगा। अब कुछ काम ऐसे हैं जो मेरा व्यक्तिगत वो काम करें अथवा नहीं कर सकते। आपके सगा संबंधी 2 बजे रात में स्टेशन पर से उतरा, आपके घर में चला आया, गेट खटखटा रहा है, आप रात में 2 बजे नहीं खोले, वो आपका विचार है, आपकी नहीं दिखता है कि कोई 2 बजे रात में हमारे यहाँ आया तो उसको बुला करके अंदर करें, जो व्यवस्था हुआ कुछ करें, अथवा वह गेट हम नहीं खोले, खटखट कर रहा है, हम नहीं खोल सकते। ये मेरा नैतिकता है। तो एक व्यक्तिगत नैतिकता हो गया, दूसरा राष्ट्रीय नैतिकता है कि राष्ट्र के द्वारा जो कहा जा रहा है वो बातों को हमें मानना होगा। झंडे फहर रहे हैं, वहां हमारी नैतिकता है झंडे को सलामी करें, झंडे का सम्मान करना, ये हमारा राष्ट्रीय नैतिकता है। हमारे जीवन में नैतिकता का महत्व, लोगों के दिमाग को समाज में स्वीकार नैतिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार वातानुकूलित किया जाता है। वो नैतिकता के महत्व को कमजोर नहीं कर सकते। एक बच्चे को उसके बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि समाज में कैसे व्यवहार स्वीकार किया जाता है और क्या समाज के अनुरूप रहने के लिए सही नहीं है। इस प्रणाली को मूल रूप से स्थापित किया गया है ताकि लोगों को पता चले कि कैसे सही कार्य करना चाहिए और किस प्रकार समाज में शांति और सामंजस्य को बनाए रखना चाहिए। कहा बच्चों को घर से ही सिखाया जाता है अच्छा बनो, अच्छा कार्य करो, उसके लिए उसके माता पिता लग जाते हैं अच्छे काम करने के लिए। चोरी करना गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए, ये करने पर हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ये बच्चों को सिखाना गलत है। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है कि आग को पकड़ना चाहता है और उसकी माँ उसके पिताजी चाहते हैं कि नहीं आग, उसको अनुभव तो है नहीं, आग पकड़ेगा तो इसका हाथ जल जाएगा। तो से जिस प्रकार हम रोकते हैं ठीक उसी प्रकार से अच्छे कार्य को हमें बताना पड़ता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। बच्चों को बताना पड़ता है। कहता है ये कहाँ से सीखता है, या माता पिता से या समाज से या स्कूल से सीखता है, लेकिन इसकी शुरुआती घर से होता है। माता पिता इनको सिखाते हैं। सही और गलत निर्णय लेना लोगों के लिए आसान हो जाता है। कैसे आसान होगा? सही निर्णय जब उसको ज्ञान हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है और यह निर्णय सही उसको देता कौन है, तो सर्वप्रथम माता पिता, तत्पश्चात गुरुजन। अच्छे काम ये है, बुरे काम ये है। अच्छे काम को करने से हमारा संस्कार अच्छा होगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुरे काम करने से हमारी बुराई होगी, बुरा काम नहीं करना चाहिए। और कहता है अच्छा काम जब भी करेंगे, समाज में जब अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें तो शांति। कबीर क्या लिखे? मीठी वाणी बोलिए मन काया खोय और को शीतल करे, आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल हो। क्या कि ऐसा पानी बोलिए जो दूसरे को अच्छा लगे। यही तो हम पर है कि हमें बोली कैसा बोलना चाहिए, तो हमें बोली ऐसा बोलना चाहिए जो हमको अच्छा लगे और दूसरों को अच्छा। बच्चों को वह ज्ञान दें जो बच्चा अच्छा परिवार के लिए भी अच्छा हो और समाज के लिए वह लगे कि नहीं अच्छा वाला। तो इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देना चाहिए ताकि समाज में कहें आज हमारे यहाँ है, कल समाज में जाएगा, परसों स्कूल जाएगा, फिर आगे दूसरे देश में जाएगा, तो अपने देश के बारे में बच्चा को देखने से उसको पता चल जाए कि नहीं इस समाज से वो आया, इसका शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुआ। एक अच्छे परिवार का बालक है, यह पहचान उसका बने और यह समाज से ही हो सकता है, घर से ही वो सीख सकता है अच्छा और बुरा का। पढ़ने के लिए तो सभी बालक जाते हैं स्कूल। वहां तो 5 भाई पांडव भी पढ़े थे, 100 भाई कौरव भी पढ़े थे, लेकिन वह ईर्ष्या मन से हटा नहीं। दोनों
अच्छा बुरा का उसको ज्ञान नहीं देंगे तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर बुरा का ज्ञान उसके मन में बैठ गया तो निश्चित रूप से आगे जाकर उसका सर्वनाश होगा। तो हमें अच्छाई की ओर उसको ले जाना है। बहुत सारे उसमें अवगुण है, लेकिन उस अवगुणों को दूर कर उसमें गुण भरने का काम यही गुरु का काम है, यही माता पिता का काम है, यही समाज का काम है, यही बुजुर्ग का काम है। सही और गलत निर्णय लेना लोगों के लिए आसान हो जाता है अगर उसके बारे में से पहले से ही परिभाषित किया जा चुका। कल्पना कीजिए कि अगर सही काम और गलत कार्य को परिभाषित नहीं किया गया तो हर कोई अपनी इच्छा से के अनुसार सही और गलत के अपने संस्कारों के आधार पर कार्य करेगा। यह स्थिति को अराजक बना देगा और अपराध को जन्म देगा। सही बुरा का ज्ञान नहीं हो, अगर व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय ले तो वह क्या पता हुआ गलत ही निर्णय ले और उस निर्णय का हो सकता परिणाम गलत होगा, जो निर्णय गलत हो। इसीलिए उसे बताना होगा कि ये कार्य सही है, ये कार्य से आगे होने वाला फायदा होगा। जैसे आप गुरु वशिष्ठ के बारे में आप लोग सब जानते हैं, रामचरितमानस में पढ़े, हमारे ठाकुर जी विशेष रूप से पढ़े होंगे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनके कृपा दन जगन वाले। जिस वंश के वो पुरोहित थे, ठाकुर जी की तरह किसी वंश को पुरोहित थे, तो जिस वंश के पुरोहित थे उस वंश में वो पुरोहित कार्य को उनका निंदनीय कार्य है, सबसे खराब काम है, नहीं करना चाहिए, वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन उनके पूर्वजों ने कहा कि इस काम को करने से आगे फायदा होगा। इसी वंश में भगवान राम अवतार लेंगे, साक्षात दर्शन होगा और जन्म का लाभ मिल जाएगा आपको, इसलिए ये काम कीजिए। तो पिताजी के कहने पर गुरु वशिष्ठ जी ने कुल पुरोहित का कार्य स्वीकार किया। नहीं तो उन्होंने कहा ये निंदनीय कार्य है, सबसे खराब काम, ये काम हम नहीं करेंगे, ये दान लेने वाला काम हम नहीं करेंगे। लेकिन पिताजी के समझाने पर तो अच्छा और बुरा का कार्य, इससे अच्छाई होने वाला है बुरा, कोई महान आदमी, कोई ज्ञानवान आदमी अथवा माता पिता गुरु के द्वारा ये अच्छे कार्य को मिल जाता है। और जब अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा का परिणाम अच्छा हो रहा है। हमारे व्यवसायिक जीवन में नैतिकता का महत्व, कार्यस्थल पर नैतिक आचरण बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। समाज द्वारा परिभाषित बुनियादी नैतिकता और मूल्यों के अलावा हर संगठन अपने नैतिक मूल्यों की सीमाओं को निर्धारित करे। उस संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आचार संहिता बनाए रखने के लिए उनका पालन करना चाहिए। संगठनों द्वारा निर्धारित सामान्य नैतिक कोड के कुछ उदाहरण: कर्मचारियों को उचित तरीके से व्यवहार करना, ईमानदारी से काम करना, कभी भी कंपनी की अंदरूनी जानकारी किसी को न देना, अपने सहकर्मियों का सम्मान करना, और अगर कंपनी के प्रबंधन समिति या किसी कर्मचारी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसे अनावश्यक मुद्दा बनाने की बजाय विनम्रता से संबोधित करना। हम जहां काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी समाज में रहता हो, किसी संगठन में काम करता हो, तो उसको कहता है कि इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम जहां काम कर रहे हैं उस संगठन के बारे में अगर कोई गड़बड़ी हो जाता है तो हमें उसकी बुराई पर ज्यादा ध्यान देकर उसे फैलाना नहीं चाहिए, उस बुराई को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि संगठन में बहुत सारे लोग रहते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं और सब व्यक्ति काम करने वाला एक जैसा होगा यह कोई निश्चित नहीं है। सब अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग उम्र के, अलग अलग सोच के, अलग अलग घर से आते हैं। इसलिए कहा कि कोई संगठन में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना होगा कि संगठन के साथ हम खिलवाड़ नहीं करें। कोई गलत कर रहा है, उसकी बुराई को दबाना मेरा काम है, उसको सही दिशा बताना मेरा काम है, और ये काम हमको करना चाहिए। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ छोटा से छोटा कर्मचारी हो या बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो, उसके साथ हमें सम्मानजनक बात करना चाहिए। क्योंकि सभाओं में क्या है
सब क्या है? मानव हैं। इसलिए मानव मानव के साथ प्रेम करे, सौहार्द का वातावरण बना करके रहे, एक दूसरे से प्रेम करने से। ये क्या? ये कहता है अखंडता, कि हम आपस में सब अगर मिल करके रहते हैं तो निश्चित रूप से हमें आपस में टकराव नहीं होता है, तो अखंडता की बात ही नहीं होता, टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकते। और जब भेदभाव का भावना उत्पन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम टुकड़े टुकड़े होते चले जाएंगे धीरे धीरे। और जब कोई टुकड़ा होता है तो निश्चित रूप से कमजोर पड़ जाता है। हमें ठाकुर जी बराबर कहानी सुनाते रहते हैं बच्चों को कि 4 भाई थे, चारों भाई आपस में लड़ते रहते थे, तो पिता ने युक्ति बनाई, कहा कि ठीक है, एक लकड़ी का गट्ठर रख करके सबों को साफ करके कहा इसको जरा तोड़ के देखो। परिणाम क्या हुआ कि 4 में से कोई भाई ने नहीं तोड़ पाया। कहा देखो ये क्या है? कहा यही तो एकता है। एकता में क्या है? बल है। अगर तुम एक हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। हम अपनी आजादी के समय का बात करें, 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने क्या काम किया? 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने समाज को जोड़ने का काम किया। अगर उस 19वीं सदी के समाज सुधारक समाज को नहीं जोड़ते, धर्म, जाति, रंग, रूप के और ब्रिटिश शासन के दमनात्मक नीति से लोग परेशान हो रहे थे, तो उन परेशानी से दूर करने के लिए समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। आज जो ये भारत यहाँ तक हम देख रहे हैं उन्हीं का देन है, वो समाज सुधारकों का देन है, क्योंककि हमारे देश में किसी एक प्रकार की भाषा नहीं है, किसी एक प्रकार की संस्कृति नहीं है। 562 रियासतें, जब देश आजाद हुआ 1947 में 562 रियासतें, सरदार पटेल ने सबको जोड़ने का काम किया, फिर भी 3 रियासत उस समय 1947 के बाद नहीं जुड़ पाए। तो ऐसे लोग जो समाज को जोड़ने का काम किया, एकता देने का काम किया, उनसे हमें सीख लेना होगा और उसी पथ पर हमें चलना होगा। आगे हम जिसका निर्माण करना चाहते हैं उससे भी इस बात को बताना होगा, ये क्या है, इससे हमें क्या लाभ है। तो हम जिन संस्थाओं में काम करते हैं उसके साथ वातावरण अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे का मदद का भाव होना चाहिए, हमें सबों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं तो हमारी भावना ना हो कि हमारे घर के अंदर का बात बाहर का आदमी जाने, इसके लिए जहां जहां हो उन बातों की जोर जोर से चर्चा करें, अपने अवगुणों को दूसरे को बताएं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो हमारा तो अहित होगा ही, साथ ही साथ संस्था और देश का अहित होगा। कार्यस्थल पर नैतिकता के सिद्धांतों की स्थापना से संगठन को सुचारू कार्य करने में मदद मिलती है। कोई भी कर्मचारी अगर नैतिक कोड का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे चेतावनी पत्र जारी किया जाता है या समस्या की गंभीरता के आधार पर अलग अलग तरीकों से दंड किया जाता है। सही बात है। अभी हम और ठाकुर इस बात पर चर्चा करें कि गलत काम करने पर उसे एक पत्र दिया जाता है कि आपने गलत काम किया। ये पत्र क्या है? ये पत्र ये है कि हम भविष्य में अगर अभी कोई गलती किए हैं तो भविष्य में इस प्रकार का गलती हमसे नहीं हो, दोहराया नहीं जाए, यही पहचान है उस पत्र का। तो कोई भी संस्थान में जब कोई काम करता है वह गलत करता है तो उसे चेतावनी पत्र दिया जाता है कि भाई आपने अमुक तारीख को अमुक काम किया जो देश हित में, समाज हित में, संस्था के हित में नहीं है, इसलिए यह कार्य को आगे आप नहीं करेंगे, यह कार्य निष्क्रिय है। मानक नैतिकता, यह नैतिक निर्णय की सामग्री से संबंधित है। यह अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करने के तरीकों पर विचार करते समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करता है। लागू नैतिकता, इस प्रकार की नैतिकता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में निर्धारित मानकों का विश्लेषण करती है जो किसी स्थिति में व्यक्ति को उचित व्यवहार करने की अनुमति देता है। यह विवादास्पद विषयों जैसे पशु अधिकार, परमाणु हथियारों से संबंधित। मेटा नैतिकता, इस प्रकार की नैतिकता यह सिखाती है कि हम सही और गलत की अवधारणा को कैसे समझें और हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। यह मूल रूप से नैतिक सिद्धांतों की उत्पत्ति और मौलिक अर्थ को देखता है।
वही दूसरी तरफ गैर यथार्थवादियों का मानना है कि व्यक्ति अपने स्वयं की नैतिक सच्चाई को खोजते और ढूंढते हैं। दोनों के पास अपने विचारों को सत्य साबित करने के अपने अपने तर्क। हम लोग देश के न्याय प्रणाली के बारे में रात देख रहे थे, उसमें दे रहा था, वहां दो प्रकार के वकील हैं, एक वादी एक प्रतिवादी पक्ष है। दोनों अपना अपना दलील रखते हैं, दोनों पेश करते हैं, दोनों अपने अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कहता है कि यहाँ दोनों तरह बात है, एक अपना विचार रखता है, फिर दूसरा उधर से अपना विचार रखता है, लेकिन यथार्थ क्या है वो दोनों के ज्ञान अध्ययन के बाद पता चलता है। नैतिक मूल्य बनाम नैतिकता। नैतिकता और नैतिक मूल्यों का आमतौर पर बदल बदल कर उपयोग किया जाता है। हालांकि दोनों के बीच एक अंतर है, जहां नैतिकता का मतलब संस्कृति के द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना है, समाज को सही रास्ते पर चलना है और संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति उचित व्यवहार करे होता है। वहीं दूसरी ओर नैतिक मूल्य एक व्यक्ति के व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं और उसके चरित्र को परिभाषित करते हैं। नैतिकता बाहरी कारकों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्वी संस्कृति में महिलाओं को सिर से लेकर पैर तक खुद को ढकने की आवश्यकता होती है। कुछ मध्य पूर्वी देशों में उन्हें एक आदमी के साथ बिना काम पर जाने या बाहर जाने की अनुमति भी नहीं होती। यदि कोई महिला इस आदर्श मार्गों को चुनौती देने की कोशिश करती है तो उसे नैतिक रूप से गलत मानी जाती है। नैतिक व्यवहार को किसी व्यक्ति के पेशे के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और शिक्षकों से अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निश्चित है। राष्ट्रीय अखंडता का भाव भारतीय संस्कृति के मूल में रहा। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन खपाया। उन्होंने इसे बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का स्वर्ग तक किया। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता भारत की शक्ति है। यही शक्ति हमें अद्वितीय एवं अजय बनाए। बृहत राष्ट्र भारत अपनी राष्ट्रीय अखंडता के बल पर ही विश्व का सिरमौर बनाने की दिशा में अग्रसर है। राष्ट्रीय अखंडता का भाव सनातन था। हमारी संस्कृति ने भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई भर नहीं माना है, उसने उसे मां कहा। एक मां के नाते इसका सम्मान, सत्कार, पूजन, रक्षण किया जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने मातृ प्रभाव से ही इसे स्वीकार किया है, साथ ही वे इसकी रक्षा के लिए सदैव संकल्पित है। भारतीय संस्कृति का जब हम याद करते हैं तो हम उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? धरती माता, तत्पश्चात माता पिता। पहले धरती माता को ही प्रणाम करते हैं और उसके बाद ही माता पिता समाज के बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं। तो धरती हमारी माँ है। यह हमारी संस्कृति बता रही है कि धरती हमारी माँ है और इन्हें सम्मान करना चाहिए। जब इस धरती पर पैर रखते हैं तो इसके पहले प्रणाम करते हैं। दो चीज मैंने देखा कि पौधे लगाने के समय हमारे यहाँ आज भी प्रचलित है समाज में कि पौधे लगाने के समय धरती माता का पूजन किया जाता है। उस दिन या पौधा रोप रहे हैं, फिर जब उसी पौधे को काटते हैं तो फिर उस दिन भी पूजा करते हैं। तो दो तरह से हम उस समय भी पूजा करते हैं धरती माता। कैसे? हर समय याद कीजिए, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे तो याद होगा आपको, अपने जन्मभूमि का मिट्टी लेकर गए
और प्रतिदिन नियमानुसार उस मिट्टी का पूजन करते थे। आज हम लोग भी कहीं जाते हैं, उस स्थान को छोड़ते हैं तो वहां सबसे पहले हम लोग प्रणाम करते हैं, स्थान का प्रणाम करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं कि घर की मिट्टी को प्रणाम कर लेते हैं, तो वहां से फिर बाहर निकलते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है। कहा हमारी संस्कृति के चलते क्या है, भारत आज क्या है, सिरमौर बना हुआ है। विभिन्न भाषी लोग यहाँ हैं, विभिन्न समाज है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, लेकिन इसके बावजूद भी हम क्या हैं? हम एक हैं। क्या है? भारतीय है। क्या ये हमारी अखंडता का जो भाव हमें झलक दिखता है, ये हमारा क्या है? सनातन धर्म है। और वह सनातन धर्म कौन सा धर्म है? वह हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म, इतिहासकारों का कहना है कि ये सनातन धर्म है, और सनातन धर्म एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बताता है, चाहे वह पशु पक्षी हो अथवा धरती मां हो, या प्रेम का भाव है। कहा मां के नाते क्या करते हैं? तो पूजन तो करते ही हैं, बल्कि इस धरती मां का रक्षा भी हम करते हैं। आज इस धरती मां का रक्षा करने के लिए कितनों जवान देश के इर्द गिर्द में खड़े हैं, धरती मां की रक्षा करने के लिए। राष्ट्रीय अखंडता हमारी उन्नति का कारक है। ये अखंडता क्या है? उन्नति का कारक है। इसलिए महाराज चाणक्य भाषा में अखंड भारत, अखंड भारत, भारत का खंड या टुकड़ा नहीं हो, इसके लिए वो हर समय तत्पर रहे, अखंड भारत। क्योंकि जब कोई देश, कोई समाज, कोई घर खंडित होगा तो निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होते होते फिर दूसरे देश का अधीन हो जाएगा अथवा उसका विनाश हो जाएगा। कहा यह भाव, हमारा भाव क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा भाव क्या? सत्यमेव जयते। सारा संसार एक समान है, कुटुंब के समान है, सब हम अपना है। हमारा भाव क्या है? संस्कृत में ठाकुर करते हैं, मातृवत परदारे सुपर विश्वलोष्ट पर। अपना मिट्टी है, उसको मिट्टी समझना है, और दूसरा का मिट्टी भी है तो उसको मिट्टी समझने के तैयार है। इतना हमारा मिट्टी से प्रेम है, ये हमारा है, इतना भाव है, इतना लगाव है। जब हम एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से शत्रु हमसे भागेगा। ये एकता का परिचय देंगे। यही हमारा देश है, कितना नंबर पर था और आज हमारा ये देश कितना नंबर पर पहुंच गया है। ये हमारी पहचान क्या है? ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा भाषा, हमारा क्षेत्र, ये सब हमारा पहचान है। राष्ट्रीय अखंडता हमारी निर्भयता का कारण है। हम अपनी राष्ट्रीय अखंडता के बल पर ही शत्रुओं के सम्मुख में अड़े। बांधा भाव से ही राष्ट्र को अखंडता व एकता के सुख में पिरोया जा सकता है। हम सभी को यही भाव जागृत करने की आवश्यकता है। हमें बच्चों को जगाना है देश के बारे में, समाज के बारे में। हमारा विद्या भारती का लक्ष्य तो बहुत सुंदर है। ऐसे बालकों का निर्माण करना है जो हिंदुत्व निष्ठ हो, राष्ट्र भक्ति से हो, जिसमें राष्ट्र भक्ति हो, जिसमें देश भक्ति हो। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। याद है चंद्रशेखर आजाद को 15 बैंक मारा,
बच्चों में हम देश प्रेम की भावना जगाते हैं तो निश्चित रूप से वह बालक आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा तो देश का भावना उसमें भरा पड़ा है, देश का सम्मान करेगा तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ा तो सभी लोग हम आगे बढ़ेंगे। ईमानदारी किसी पेशे के लिए अति आवश्यक है। ईमानदारी किसी भी पेशे के लिए प्राथमिक मूल्य भी है। यह मूल्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो मजबूत नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का प्रदर्शन करते हैं। यह सभी पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों में निष्पक्षता और ईमानदारी प्रदर्शित करने से संबंधित है। इसे एक व्यक्तिगत पसंद के रूप में माना जाता है जो किसी भी तरह की परिस्थितियों में असंबद्ध है या सही कर्मों को सुनिश्चित कराता है और पाखंड के विपरीत खड़ा होता है। इस प्रकार वफादारी को सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है। इसकी कई व्याख्याएं हैं। आत्म एकीकरण के रूप में ईमानदारी यह स्वयं के साथ एक औपचारिक संबंध स्थापित करता है और लोग अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को एक अक्षुण्ण समग्रता में एकीकृत करते हैं। यह मुख्य रूप से अपने आप को पूरी तरह अक्षुण्ण और दूषित रखने की बात करता है। पेशेवर अखंडता यह अखंडता के पेशेवर कोड के अनुरूप पूरी ईमानदारी के साथ अपने पेशेवर कर्तव्यों और दायित्वों का संचालन करता है। संस्थागत अखंडता यह एक व्यापक अवधारणा है और एक संगठन के मिशन और विजन स्टेटमेंट स्थापित आचार संहिता और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित। यह व्यक्तिगत उदाहरण प्रबंधन संस्थाओं नैतिक प्रशिक्षण के माध्यम से पूरे संगठन में नैतिक आचरण को मजबूत करने के लिए खड़ा है। लोकतंत्र में जनहित को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी भी जरूरी है। यह सत्यनिष्ठा है जो यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक हित व्यक्तिगत और संगठनात्मक हितों से ऊपर है। भारत में सरकारी अधिकारियों के लिए सत्यनिष्ठा का अर्थ निम्नलिखित है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में पहले से विद्यमान दैविकता की अभिव्यक्ति ही धर्म है। कहा जब नैतिकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं तो हम इसके साथ धर्म को भी जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए धर्म आया है वहां राजनीति बिनु धर्म हरहि समर्पि बिनु सत्कर्म। बिना धर्म का परसों पढ़ के लिखा हुआ था विज्ञान धर्म के बिना था। तो हमारी संस्कृति में सारे बातों को नहीं किया गया। धर्म का तात्पर्य हृदय और क्षेत्र की पवित्रता, नैतिकता तथा जन सेवा एवं आध्यात्मिक विकास। दूसरे शब्दों में धर्म का क्षेत्र मानव का संपूर्ण जीवन ही होता है। जब हम कभी और जहां कहीं भी किसी सिद्धांत को मानने के लिए प्रयोग करते हैं, यह सिद्धांत वहीं पर और उसी समय धर्म बन जाता है। इस प्रकार धर्म एक अत्यंत व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत सब उत्कृष्ट विचार, आदर्श, मूल्य आ जाते हैं जिन्हें किसी राष्ट्र के विद्वानों ने मानव और परमात्मा से उसके संबंधों को स्पष्ट करने के लिए संग्रहित किया। संक्षेप में धर्म एक बौद्धिक कल्पना नहीं अपितु विभिन्न राष्ट्रों के उन आध्यात्मिक मूल्यों का संग्रह जिनका संस्कृति तथा सभ्यता से घनिष्ठ संबंध हो। इस प्रकार व्यापक अर्थ के अनुसार धर्म का किसी मंदिर, मस्जिद तथा गिरजाघर तक ही सीमित नहीं हो, अपितु सच्चे धर्म
क्षेत्र मानव का संपूर्ण जीवन होता है। मानवीय जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना तथा एक आत्मा को दूसरी आत्मा से और अंत में आत्मा को परमात्मा से संबंधित करना ही सच्चा धर्म है। धर्म का लोगों ने भले ही विविध दृष्टिकोण से देखा हो, परंतु सब यह अवश्य मानते हैं कि धर्म आत्मा के विकास और ज्ञान का साधन है, जिसका अनुसरण करके ही सुख शांति मिल सकती है। सभी धर्मों में एक परमात्मा की आस्था स्वीकारी है। सृष्टि में जो भी अच्छाई आती है उसका उद्गम यही परमात्मा है। यह शक्ति समस्त प्रकृति और जीवात्माओं पर नियंत्रण करती है। धर्म ऐसा पथ है जिस पर चलकर पहले